Hi guys, how are you doing? Hope you doing well and you're watching AS English Study. Guys, आज से मैं एक सीरीज की शुरुआत कर रही हूँ। आज डे 1 है और इस सीरीज में मैं कवर कराऊंगी टेंसेस, मोडाल्स, पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन उन सबसे पहले मैं कवर करूंगी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड की मीनिंग्स, जो कि आज का टॉपिक भी है। इनके ज़रिए आप बेसिक वर्ड सीखेंगे, यानी कि वो वर्ड्स जो आप इंग्लिश बोलने के लिए या इंग्लिश लिखने के लिए शुरुआती दौर में सीखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस में जो वर्ड यूज होते हैं वो वर्ड्स आप इस कैटेगरी में सीखेंगे। और एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ गाइस कि ये एक सीरीज़ ही नहीं, एक जर्नी है हर उस इंग्लिश लर्नर के लिए, चाहे वह एक बिगिनर हो जिसे बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती हो, चाहे वो आगे के लेवल्स पर हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश के लिए इंग्लिश सीख रहा हो, चाहे वह रिटन इंग्लिश के लिए इंग्लिश सीख रहा हो, चाहे वह कोई पेरेंट्स या टीचर हो जो कि अपने बच्चों या स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाना चाहता हो, या फिर वह किसी स्कूल या कॉलेज में किसी भी क्लास में इंग्लिश पढ़ रहा हो, या फिर वह किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश सीख रहा हो। हर किसी के लिए यह सीरीज इक्वली इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। गाइस, इंग्लिश बोलना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट होता है सही इंग्लिश बोलना। और सही इंग्लिश बोलने के लिए आपको आपकी ग्रामर का बेस मजबूत होना ज़रूरी है, और वो मजबूत होगा इस सीरीज़ से, जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक भी वीडियो, एक भी दिन की क्लास आपको मिस नहीं करनी है। डे वाइज आपको क्लासेस इसमें मिलेंगी और सारे के सारे वीडियो आपको देखने होंगे। और एक प्रॉमिस ज़रूर करना होगा कि जो भी वीडियो आप देखें उसे शुरू से अंत तक आप देखें, क्योंकि मैं हर वीडियो में जो भी चीज़ आपको बताऊंगी उनके एग्जाम्पल के साथ उन्हें अच्छे से डिफाइन भी करूंगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सरल शब्दों में आप तक अपनी बात को पहुंचा सकूं और आपके लिए वो कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं हम इस सीरीज़ की डे 1 के साथ। लेट्स बिगिन। गाइस, आज डे 1 है बेसिक एंड इम्पॉर्टेंस वर्ड्स, जिसमें मैंने सबसे पहले जो वर्ड लिए हैं वो हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये वर्ड सबसे पहले मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि जब भी हम शुरुआती तौर पर इंग्लिश बोलते हैं या सीखते हैं तो सबसे पहले यही वर्ड्स यूज होते हैं। इन वर्ड्स को कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव। अब आप नाम सुनकर कंफ्यूज ना हो। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो समथिंग, मतलब जब भी हम किसी चीज़ को दिखाते हैं, इन वर्ड्स का यूज़ हम तब करते हैं when they show or point to people or things, यानी कि जब भी हम किसी वस्तु या व्यक्ति को दिखाते हैं, चाहे हम उसे इशारे से दिखा रहे हों या फिर बोल कर दिखा रहे हों, तभी हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। या फिर हम किसी वस्तु को हाथ में लिए हों या फिर उसकी बात कर रहे हों, तब भी इन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम ये जान लें कि इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है और प्रोनाउंसिएशंस क्या है। तो सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे दिस, THIS, दिस। इसकी प्रोनाउंसिएशन है दिस। इसे हम हिंदी में बोलेंगे यह। और कभी कभी स्पोकन हिंदी में हम इसे ये भी बोल देते हैं। जैसे कि स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में थोड़ा फ़र्क होता है, वैसे ही स्पोकन हिंदी और रिटन हिंदी में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो दिस को हिंदी में हम बोलेंगे यह, और स्पोकन में हम इसे ये भी बोल देते हैं। अब सेकंड है दैट। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी दैट, और जिसका हिंदी मीनिंग होगा वह, जिसे कि हम स्पोकन हिंदी में वो भी बोल देते हैं। और नेक्स्ट होगा हमारा दीज। इसे हम दीज नहीं बोलेंगे। हमें एक बात का याद रखना है
कि इसमें जा के नीचे एक बिंदी है जिसे हम जा पढ़ेंगे, जा नहीं पढ़ेंगे। अगर हम इसे दीज पढ़ते हैं तो यह गलत हो जाएगा, इसे हमें दीज पढ़ना है, दीज। तो दीज का हिंदी मीनिंग होगा ये। ऐसे ही हमारा लास्ट वर्ड होगा दोज, THOSE, दोज। जिस तरह से हम दीज पढ़ते हैं उसी तरह से हम दोज को भी दोज पढ़ेंगे। इसके नीचे भी एक बिंदी है, तो दोज का हिंदी मीनिंग होगा वे। इन वर्ड्स के बारे में हम थोड़ा सा और जान लें, फिर इसके बाद हम इनके यूजेस भी सीखेंगे। जैसे कि दिस और दैट सिंगुलर है, यानी कि एक वचन। मीन्स जब भी हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तब हम दिस और दैट का यूज करते हैं। दिस और दैट सिंगुलर हैं और दीज और दोज प्लूरल हैं, यानी कि जब हम दो या दो से अधिक वस्तुओं की बात करते हैं तब हम दीज और दोज का यूज़ करते हैं। दीज और दोज प्लूरल हैं। अब हम आगे और देखते हैं। दिस और दीज का यूज़ नियर यानी कि पास की वस्तुओं के लिए होता है। दिस और दैट, दिस और दीज मतलब जब हम पास की वस्तुओं को बताते हैं या दिखाते हैं तब दिस और दीज का यूज होता है। इसी तरह से जब हम फार यानी कि दूर की वस्तुओं की बात करते हैं तब दैट और दोज का यूज होता है। मतलब दूर की वस्तुओं के लिए जब हम यूज़ करते हैं तब फार यानी कि दूर की वस्तुओं के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो दैट और दोज का यूज़ होता है। दिस एंड दीज पास के लिए और दैट एंड दोज दूर के लिए। आपको यह याद रखना है, दिस एंड दीज पास के लिए और दैट एंड दोज दूर के लिए यूज होता है। अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ अ पेन। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि यह पेन पास में है और पेन एक है, इसलिए यहाँ पर दिस का यूज हुआ है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे दिस इज़ अ पेन। चूँकि दिस सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज़ का यूज हुआ है, इज़। इसे हम पढ़ेंगे दिस इज़ अ पेन, मतलब यह एक पेन है और पास में है। अब ऐसे ही दीज को हम देखेंगे। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक से अधिक पेन है, इसलिए यहाँ पर हमने दीज का यूज़ किया है। दीज का यूज़ तब होता है जब हम एक से अधिक के लिए यूज़ करते हैं और पास के लिए यूज़ करते हैं। तो चूँकि दीज एक प्लूरल है इसलिए दीज के साथ आर का यूज हुआ है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे दीज आर पेन्स। मीन्स ये पेन है। चूँकि एक से अधिक पेन है और यह प्लूरल भी है इसलिए पेन के साथ यहाँ पर एस का यूज़ भी हुआ है। यह बहुवचन है इसलिए इसे हम पढ़ेंगे दीज आर पेन्स। दीज का यूज पास में और प्लूरल के लिए यूज होता है। अब इसी तरह से हम दैट का यूज़ भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक लड़की दिख रही है जो कि दूर में है, मतलब कि दैट का यूज़ सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए होता है और दूर की वस्तुओं के लिए होता है। यह सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर भी इज़ का यूज हुआ है, इसलिए इसे हम पढ़ेंगे दैट इज़ अ गर्ल, मतलब कि वह एक लड़की है और दूर है।
चूँकि दैट एक सिंगुलर वर्ड है इसलिए इसमें इज़ का यूज हुआ है। इस तरह से हम दूर और सिंगुलर वस्तुओं के लिए दैट का यूज करते हैं। अब इसी तरह से हम देखेंगे दोज का यूज। दोज यहाँ पर दिया हुआ है दोज आर गर्ल्स। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक से अधिक लड़कियाँ हैं और दूर हैं, तो यानी कि बहुवचन और दूर के लिए हम दोज का यूज़ करते हैं। दोज प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर का यूज हुआ है और यहाँ पर गर्ल के साथ एस का यूज भी हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे दोज आर गर्ल्स, यानी कि वे लड़कियां हैं। अब हम कुछ और तरीके से इनका यूज़ देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है दिस पेन इज़ रेड, यानी कि दिस के बाद डायरेक्ट नाउन का यूज़ हुआ है। तो जब डायरेक्ट दिस के बाद डायरेक्ट नाउन का यूज़ होता है तब हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव बोलते हैं और इस तरीके से भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं और इसलिए हम इसे पढ़ेंगे दिस पेन इज़ रेड, मतलब यह पेन लाल है या यह कलम लाल है। और इसी तरह से हम दीज का यूज़ भी पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है दीज पेन्स आर रेड, मतलब ये कलमें लाल हैं। अब हम एक और तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आई लाइक दिस। इसका हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं दिस का। ये हम तब यूज़ करते हैं जबकि हमें यह पता है कि सामने वाले को यह पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने कोई वस्तु हाथ में ली हुई है और हम उसे दिखा के बता रहे हैं आई लाइक दिस, यह मुझे पसंद है। इस तरह से हम इनका यूज इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब जबकि वस्तुएं एक से अधिक हों तब हम दीज का यूज़ करेंगे। तब हम बोलेंगे आई लाइक दीज, मतलब मुझे पता है कि सामने वाले को पता है कि मैं किन वस्तुओं की बात कर रहा हूँ, तब हम बोलेंगे आई लाइक दीज। इस तरह से हम इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इन वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें पता है कि हमारे हाथ में एप्पल है और हम ये जानते हैं कि सामने वाले को भी पता है कि हमारे हाथ में एप्पल है और हम उसे हाथ में लेकर के बोल रहे हैं आई लाइक दिस, तब हम इसका इस तरीके से यूज़ करते हैं। और यदि एक से ज़्यादा कोई वस्तु है तब हम बोलेंगे आई लाइक दीज। इस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम 3 तरह से इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने यूज़ किया है इन वर्ड्स का, जिसके बाद हमने वर्ब का यूज़ किया था। वर्ड के बाद हमने डायरेक्टली वर्ब का यूज़ किया है, तब एक इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं और दूसरी तरह से हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं जब हमने वर्ड्स के बाद डायरेक्ट नाउन का यूज़ किया है, तब हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है, तब हम इसको यूज़ करेंगे जबकि इसमें कोई नाउन नहीं है, इसमें कोई वर्ड नहीं, वर्ब नहीं है, लेकिन हमें पता है कि सामने वाले को यह पता है कि हम किस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। इस तरह से हम 3 तरीक़ों से दिस, दीज, दैट, दोज का यूज़ कर सकते हैं। अब एक तरीका और है जब हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है व्हेन यू इंट्रोड्यूस समवन, मतलब कि जब आप किसी को किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं तब भी आप इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप किसी पार्टी में हैं और आपका कोई फ्रेंड है रोहित और आप उसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो आप उसे इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि दिस इज़ माय फ्रेंड रोहित, यह मेरा दोस्त रोहित है। या फिर आप इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हेलो मिस्टर गुप्ता, दिस इज़ माय फ्रेंड रोहित। इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और यदि एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप दीज का यूज़ करेंगे। आप बोलेंगे दीज आर माय फ्रेंड्स रोहित एंड सीमा, मीन्स यह मेरे दोस्त रोहित और सीमा है। या फिर हेलो मिस्टर गुप्ता, दीज आर माय फ्रेंड्स रोहित एंड सीमा।
एक बात का याद रखना है, आप इसे इस तरीके से नहीं बोल सकते कि दीज आर रोहित एंड सीमा। आपको माई फ्रेंड्स ही बोलना है, दीज आर माई फ्रेंड्स रोहित एंड सीमा। या फिर आप इसे अलग अलग बताना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ रोहित एंड दिस इज़ सीमा। हेलो मिस्टर गुप्ता, दिस इज़ रोहित एंड दिस इज़ सीमा। इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं तब आप इसका इस तरीके से यूज़ करते हैं। या फिर आप किसी को पॉइंट ही कर रहे हैं कि दैट इज़ रोहन या दैट इज़ रोहित या दैट इज़ सीमा, तब भी आप इस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। या दोज आर माई फ्रेंड्स रोहित एंड सीमा, इस तरीके से भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं कि वे मेरे दोस्त हैं या हम किसी को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब एक और कंडीशन है ऑन टेलीफोन, मतलब जब हम फ़ोन पर किसी से बात करते हैं तब हम इस तरीके से बात करेंगे। मतलब कि जब हम किसी से फ़ोन में बात करते हैं तब भी हम दिस दैट दी दोज का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जिनके लिए जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आप आगे और भी वर्ड सीखेंगे। अभी हम उन्हीं सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं जो सिंपल सेंटेंसेस हैं। आगे हम टेंसेस वगैरह भी पढ़ेंगे जिसमें मैं आगे के लेवल्स पर और अच्छी तरह से आपको समझाऊंगी। आगे के वीडियोस में आपको सेंटेंसेस फॉर्म करना भी बताऊंगी, टेंसेस बताऊंगी, जो कि हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल तरीके से इनका यूज़ बता रही हूँ। अब मैं यदि किसी से फ़ोन पर बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी हेलो दिस इज़ सोनम, मतलब मैं सोनम बात कर रही हूँ। और बोलूँगी इज़ दैट सीता, मीन्स क्या आप सीता बोल रही हैं। मैं इस तरीके से नहीं बोलूँगी कि यू आर सीता, मैं बोलूँगी इज़ दैट सीता। हेलो दिस इज़ सोनम, इज़ दैट सीता। हेलो मैं सोनम बात कर रही हूँ, क्या आप सीता हैं। इस तरीके से मैं टेलीफोन पर बात करूँगी। यहाँ पर हम आर यू सीता नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे इज़ दैट सीता। तो मतलब इस तरीके से भी हम जब टेलीफोन पर बात करते हैं तो दिस दैट दीज दोस्त का यूज कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से हमने दिस दैट दीज दोस्त का सिंपल यूज सीखा। आगे के वीडियोस में मैं आपको और तरीके से सेंटेंसेस को फॉर्म करना बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। तो अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम और आगे के वर्ड्स देखेंगे। गाइस, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। अब हम आगे जो वर्ड्स देखेंगे इन्हें हम वर्ब कहते हैं, वर्ब। और ये कुछ वर्ब हैं जो हैं एम, इज़, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। ये कुछ वर्ब हैं जिनका हम यूज और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एम, इज और आर प्रेजेंट टेंस में आते हैं, यानी कि वर्तमान काल। तो हम जानेंगे कि इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में यूज होते हैं। और इसके बाद हैं वॉज और वर, ये पास्ट टेंस में यूज होते हैं। मीन्स वॉज और वर पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में आते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे हम जानेंगे कि विल बी और शैल बी फ्यूचर यानी कि भविष्य काल में यूज होते हैं।
मतलब विल बी और शैल बी फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं, मतलब भविष्य काल में यूज होते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो ये सारे वर्ब हैं, एम, इज़, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, इन सभी के यूज से हमें पता चलता है कि किस समय की बात हो रही है। तो बच्चों, इस तरीके से हम इन वर्ब का यूज़ इन सभी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इन सभी वर्ड्स के यूज के साथ। तो आज बच्चों हम इन सभी के यूज एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और यह भी देखेंगे कि कहाँ और कब इसका यूज़ होता है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं एम। सबसे पहले हम एम का यूज़ देखेंगे। एम को दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, एक तो एम सिंपल और एक थोड़ा इसे जोर लगा के खींच के बोलेंगे एम। इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। इसमें फ़र्क यह है कि जब हम यूके यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश की बात कर रहे होते हैं तब हम इसे सिर्फ एम पढ़ेंगे, और जब कभी यूएस या कि अमेरिकन इंग्लिश की बात होती है तब हम इसे थोड़ा खींच के बोलेंगे एम। इस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे, यानी कि जब भी हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करेंगे, यूके की बात करेंगे तो हम इसे एम बोलेंगे, और जब भी यूएस या अमेरिकन इंग्लिश की बात करेंगे तो एम इस तरीके से हम इसे बोलेंगे। यह इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। और इसका हिंदी मीनिंग होता है हूँ, और इसका यूज़ आई के साथ होता है। आई का हिंदी मीनिंग होता है मैं। इस तरह से हम एम के बारे में जानते हैं। अब इसका यूज़ हम एग्ज़ाम्पल के साथ देखेंगे। यह रहा इसका एग्ज़ाम्पल। एम का यूज इस तरीके से होता है, जैसे कि हम एक सेंटेंसेस देखेंगे। यह लिखा हुआ है आई एम हैप्पी, मतलब मैं खुश हूँ। इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। और इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं आई एम गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमें यह जानना होगा कि जो एम का यूज़ होता है यह सिंपल या कंटिन्यूस सेंटेंसेस में ही इसका यूज़ होता है, और एम का यूज़ सिर्फ आई के साथ ही होता है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में जानेंगे। मतलब प्रेजेंट टेंस में सिंपल या कंटिन्यूस टेंसेस में इसका यूज होता है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है हूँ। इस तरह से हम एम का यूज़ देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे इज़। हमें यहाँ पर देखना है कि आई एस इज़ प्रोनाउंस है। इसको हम इज़ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर जाके नीचे एक बिंदी है इसलिए हम इसे पढ़ेंगे इज़। हमें इसे इज़ पढ़ना है, इज नहीं पढ़ना, इसे हम इज़ पढ़ेंगे। और इसका हिंदी मीनिंग होता है। इसका यूज़ एक वचन के साथ होता है, यू को छोड़कर। यहाँ पर हमें याद रखना है कि यू जो है वो एक अपवाद है। यू जो है वो एक प्लूरल है, लेकिन इसका यूज़ प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए होता है, और यू के साथ आर का यूज़ होता है। यहाँ पर हमें देखना है कि जब हम पढ़ते हैं थोड़ा खींच करके जब हम बोलेंगे तब ब्रिटिश यानी कि यूके इंग्लिश के लिए की हम बात करेंगे, और जब हम सिर्फ आर बोलेंगे तब यूएस यानी कि अमेरिकन इंग्लिश की बात हो रही होती है। तो आर का यूज़ यू के साथ होता है, और बहुवचन के लिए इसका यूज़ होता है। यहाँ पर हम देखेंगे ये आर का यूज़ बहुवचन के साथ होता है, इसका यूज़ यू के साथ होता है, और इसका हिंदी मीनिंग है होता है। और यू के साथ हम कभी भी इज़ का यूज नहीं करते हैं, भले ही यू सिंगुलर हो, हम किसी एक ही इंसान की बात कर रहे हो, फिर भी यू के साथ आर का यूज ही होता है। यू एक सिंगुलर भी है
और प्लूरल भी है, यह एक अपवाद है। अब हम इज़ का एग्जाम्पल में यूज़ देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज़ गुड, मतलब वह लड़की है, सॉरी वह अच्छी है। यहाँ पर चूँकि सी दिया हुआ है, सी का यूज़ लड़की के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर बोलेंगे वह अच्छी है। यहाँ पर अब हम सेकंड देखते हैं। ही इज़ रोहित, यहाँ पर किसी लड़के की बात हो रही है, तो वह रोहित है। अब नेक्स्ट है हमारा, रोहित इज़ हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूखा, मतलब रोहित भूखा है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ देखेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि यह सभी सिंपल सेंटेंसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम इसका सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ देख रहे हैं। अब हम आर को देखते हैं। जैसे कि अभी हमने जाना कि जब हम आ बोलते हैं थोड़ा खींच के आ, तब ब्रिटिश इंग्लिश के लिए यूज़ होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में नॉर्मली रा का यूज़ नहीं होता, इसलिए हम इसे आ को थोड़ा खींच के बोलेंगे आ, और अमेरिकन इंग्लिश में हम बोलेंगे आर। इसका मीनिंग होता है हैं। इसका यूज़ बहुवचन के साथ होता है। अब हम आर का यूज़ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है, दे आर नॉट गुड। ये सभी बहुवचन सेंटेंसेस हैं। दे का मतलब होता है बे, मतलब बे अच्छे नहीं हैं। तो इसका यूज़ हम इस तरीके से करेंगे, दे आर नॉट गुड। यहाँ पर बहुवचन लिया हुआ है, मतलब यह एक प्लूरल सेंटेंस है और यह एक सिंपल सेंटेंस भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है। अब इसी तरह से हम सेकंड सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे। माई फ्रेंड्स आर देयर। यहाँ पर हम बोलेंगे माई फ्रेंड्स आर देयर, मतलब मेरे दोस्त वहाँ हैं। यहाँ पर बहुवचन यानी कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे माई फ्रेंड्स आर देयर, मतलब मेरे दोस्त वहाँ हैं। इस तरह से हम बहुवचन में आर का यूज़ देखते हैं। हम अगला देखते हैं वॉज। इसमें यदि हम देखें स्टार्टिंग में पहले वॉज में यहाँ ऊपर एक लाइन लगी हुई है, इसे हम वॉज पढ़ेंगे और सेकंड को हम वॉज पढ़ेंगे। और यह भी देखना है कि इसमें जा के नीचे बिंदी है, इसे हम जा पढ़ेंगे, जा नहीं पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि वॉज, ब्रिटिश इंग्लिश में हम वॉज पढ़ते हैं और यूएस यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में हम बाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम WAS वॉज और वाज पढ़ेंगे। इसका यूज भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में होता है। इसका मीनिंग होता है था या फिर थी। इसका यूज़, वॉज का यूज़ एक वचन के साथ ही होता है, यू को छोड़कर, यानी कि जब भी यू एक वचन में यूज होगा तब वॉज का यूज़ नहीं होगा। गाइज, इस तरह से हमने समझा कि यू यदि एक वचन में भी हो तब भी उसके साथ वॉज का यूज़ नहीं होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई वॉज विद हिम, मीन्स मैं उसके साथ थी। और इसका सेकेंड एग्जाम्पल होगा, सी वॉज हेयर, मीन्स वह यहाँ थी। इस तरह से हमने सिंपल सेंटेंसेस में वॉज का यूज़ देखा। अब हम वर्ब को समझते हैं। अब हम आगे देखते हैं WERE वर्ब, मतलब थे। कुछ लोग इसे वेयर भी बोलते हैं, जो कि गलत होगा। इसकी सही प्रोनाउंस होगी वर, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में
वा वा बोलते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में वर। ब्रिटिश इंग्लिश में बा को थोड़ा जोर दे के बोलते हैं, वा। इस तरह से प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ वर का यूज़ होता है। इसे हम फिर से समझते हैं। वा को थोड़ा खींच के बोलेंगे, वा। ब्रिटिश इंग्लिश में रा का साउंड नहीं आएगा और अमेरिकन इंग्लिश में प्रॉपर रा का साउंड आएगा, वर। इस तरह से हम वर को प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो वर जो है वो बहुवचन और यू के साथ यूज होता है। वर का यूज यू के साथ सिंगुलर में भी होगा और प्लूरल में भी होगा। मीन्स यदि हम यू के साथ किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे तब भी यू के साथ वर का ही यूज होगा। यहाँ पर यह एक एक्सेप्शन है जो हमें याद रखना है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल होगा, दे वर नॉट देयर। मीन्स वे वहाँ नहीं थे। यू वर देयर, तुम वहाँ थे। यू वर सैड, तुम दुखी थे। इस तरह से वर का हम यूज़ करेंगे। तो आपने देखा कि था, थी, थे मतलब भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में वाज और वर का यूज होता है। और हूँ, है, हैं ये प्रेजेंट की बात थी, जहाँ पर एम, इज़, आर सिंपल और कंटिन्यूस सेंटेंस बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। गाइस, इंग्लिश बोलने की शुरुआत करने के लिए ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब अगला है WILL, विल वी। इसकी प्रोनाउंस होती है विल वी, जिसका मीनिंग होगा होगी और होंगे। होगा यूज़ होगा लड़के के लिए, होगी यूज़ होगा लड़की के लिए, और होंगे एक से अधिक यानी कि प्लूरल के लिए। इसका यूज़ सभी के साथ होगा, आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा सभी के साथ विल वी का यूज़ हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, SHALL, शैल वी इसे हम पढ़ेंगे, जिसका मतलब भी होगा, होगी, होंगे ही होता है। और इसका यूज़ आई और वी के साथ होगा। तो इस तरह से हम आई और वी को छोड़ करके सभी के साथ विल वी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस जा मिसप्रिंट हो गया है, इसकी जगह आप आई कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप आई और वी के साथ भी विल वी का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जब हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करेंगे तब सभी के साथ विल वी का यूज़ होगा। अब हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ही, सी, दे, विल वी, देयर। मतलब हम किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ही भी यूज़ कर सकते हैं, सी भी यूज़ कर सकते हैं, दे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो हम ही लेते हैं, ही विल वी देयर, तो इसका मतलब होगा वह वहाँ होगा। मतलब कि इसे हम इस तरह से बोलेंगे, मीन्स जब हम किसी इस तरह की बात कर रहे हों कि जब तुम वहाँ जाओगे तो वह वहाँ होगा, तब हम इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, ही विल बी देयर, वह वहाँ होगा। इस तरह के सेंटेंसेस में हम इसका यूज़ करेंगे। अब इसका आगे का एग्जाम्पल है, आई या वी शैल वी हेयर। मीन्स
आई या वी कोई भी हम यूज कर सकते हैं। आई शैल वी हेयर मीन्स जब तुम यहाँ आओगे तब मैं यहाँ हूँगी। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। या फिर वी शैल वी देयर हम वहाँ होंगे। इस तरह से हमने सीखा कि एम इज़ आर का यूज़ प्रेजेंट टेंस में होता है और वॉज और वर का यूज़ पास्ट टेंस के लिए होता है और विल वी और शैल वी का यूज़ फ्यूचर टेंस के लिए होता है। गाइज इन सभी वर्ब की प्रोनाउंसिएशन हमने सीखी और इनका मीनिंग सीखा हमने, और यह भी हमने सीखा कि इनका यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है। गाइस इंग्लिश सीखने के लिए इन सभी वर्ब का यूज़ करना हमें बहुत अच्छी तरह से आना ज़रूरी है, जिसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी हम इन सभी के बारे में सीख पाएंगे। विदाउट प्रैक्टिस इसे सीखना इम्पॉसिबल है। तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ कहीं पर आपको समझ में ना आया हो वहाँ पर आप हमें कमेंट करके बताइए, उसे मैं दोबारा बताऊँगी आपको। और इस वीडियो को आप एक से अधिक बार देखिए, इससे आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी और आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपके सभी डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। यदि आप एक बिगिनर हैं तो यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। अब मैं डे 2 में कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स लेकर आऊँगी जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। एंड आई होप कि डे 1 भी आपके लिए उतना ही यूज़फुल रहा होगा। अब आगे के वर्ड्स हम डे 2 में देखेंगे।